नमस्कार। रविवार की शाम आज फिर आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच आ रहे हैं राहुल चौधरी जी, जिन्होंने पेंटिंग में मतलब विजुअल आर्ट्स में बहुत काम किया है। आज हम जानेंगे कि क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जैसे थिएटर करता हूँ, तो मुझे लगता है थिएटर तब तक अधूरा है जब तक उसमें विजुअल आर्ट, म्यूज़िक, डांस ये सारी चीज़ें जुड़ी ना हों, क्योंकि इन सब चीज़ों से जुड़ के ही थिएटर बनता है। जब हम एक्टिंग की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, किसी भी एलिमेंट्स की बात करें, तो उसके साथ विजुअल आर्ट जुड़ता है क्योंकि हमारा मीडियम ही विजुअल का है। तो उसके बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें उन सारे आर्टिस्ट के साथ जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए कि उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा, कैसे वो उनमें विजुअल्स आते हैं, कैसे वो विजुअल को सोचते हैं। तो हम चीज़ों को मिला के चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज इसी श्रेणी में, श्रृंखला में हम मिलते हैं राहुल चौधरी जी से और उनसे बातें करते हैं कि उनका क्या सोच होता है अपने विजुअल आर्ट्स को लेके, उन्होंने कहाँ से इसकी प्रेरणा पाई। चलिए उनका स्वागत करते हैं। हाँ, और हाँ, हाँ, हमारे ऑडियंस में किसी को कभी भी किसी वक़्त कोई सवाल आता है तो वो उनसे पूछ सकता है, उनसे उसी समय बात कर सकता है। तो आपके प्रश्नों का भी स्वागत रहेगा। तो चलिए मिलते हैं राहुल जी से। राहुल जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी तक ठीक है। जिंदा है। क्योंकि बहुत लंबा समय लोग घर में हाँ, हाँ। हैं, घर में रह रहे हैं, तो आपके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा समय रहा होगा कि घर में बहुत बैठ के बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होगी या उस पे कुछ काम किया होगा आपने, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारा है ना? समय मिला जिसमें मैं बहुत सारा काम कर पाया, बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली, जो मैं अक्सर नहीं कर पाया अभी तक। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली जो आज आज तक नहीं कर पाया था। बहुत सारा इंसाइट आया। तो अच्छा है, मतलब ये दौर मेरे लिए तो काफ़ी क्रिएटिव रहा। तो आप कब किस तरह से विजुअल आर्ट से जुड़े, उसके बारे में बताएँ कि मतलब कैसे आप विजुअल आर्ट के करीब आए, कहाँ से जुड़े, कड़ी क्या थी? ज़िंदगी का कौन-सा पहलू है जब आप उससे जुड़ गए हो? असल में हुआ क्या था कि पिताजी आप जानते हैं कि अ, लिखते हैं थिएटर ये सब, नाटक ये सब लिखते हैं। तो उनको एक फोर्ड फाउंडेशन का अवार्ड मिला था जिसमें भारत भवन में जाके उनका प्ले होना था चारपाई। तो तब मैं बहुत हुँ, छोटा था और हुँ, उन दिनों जब मैं गया था तो वहाँ पे एक कलाकार से मुलाकात हुई जिनका नाम था रॉबिन दास। हुँ, उन्होंने मेरे पिताजी का पोर्ट्रेट बना रहे थे। हालाँकि उससे पहले भी मैं कुछ-कुछ बनाया करता था छोटा-छोटा, क्योंकि हम 2 भाई हैं तो और लड़के होने की वजह से पेरेंट्स को कंट्रोल करना हुँ, हम लोगों को ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि बाहर जाके कुछ और दंगा करें, उससे अच्छा है कि वो आर्ट एंड कल्चर में ही उन्होंने ज़्यादातर हमें अ रखने की कोशिश की। तो वहाँ पे मैंने देखा रॉबिन दास जी पिताजी का पोर्ट्रेट बना रहे थे, हूबहू उन्होंने बॉल पेन से ऐसा कमाल का पोर्ट्रेट बना दिया। वो देख के मैं अचंभा रह गया। मैंने बोला ये कैसे कर सकती है? प्रिंटर की तरह हाथ इनका चल रहा है, ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। क्योंकि मुझे एक ड्राइंग बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था और हुँ, मैं देख के ही बना पाता था। और हुँ, वो उन्होंने भी उसी तरह से, और लाइव कभी मैं बनाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता था लाइव बनाना। तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली और मैंने उनसे 1-2 बार कोशिश भी की कि वो समझा सकें, बता सकें, लेकिन वो काफ़ी मशगूल रहते थे, तो नहीं हो पाया। तो मैं धीरे-धीरे करके कुछ-कुछ चीज़ें टीचरों से, कभी कुछ किसी आर्टिस्ट से, क्योंकि हमारे घर पे आना-जाना हुआ करता था कई कलाकारों का। तो उनसे पूछते-पूछते, करते-करते, उनको देखते-देखते, फिर इसमें रुचि ऐसी जागी कि मैंने सोचा कि क्यों ना, और मैं ग्रेजुएशन कर चुका था तब तक। हुँ, और और ग्रेजुएशन करने के बाद एक होता है कि भाई लड़का काम पे लग जाए, कुछ पैसे सब कमाए। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या उस समय कुछ हुआ ऐसा कि मुझे लगा कि हो सकता है कि पेंटिंग ये सब सीखने की कहीं न कहीं क्लासेस ज़रूर लगती होंगी। तो वो क्लासेस और वो
कॉलेज ढूंढने के लिए, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, कुछ था नहीं, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं होता था। कभी कोई आता था तो कुछ वेगली कुछ बता जाता था। तो किसी ने बोला कि कॉलेज ऑफ आर्ट है दिल्ली के अंदर जहाँ पे आप जा सकते हैं। और उस समय मैं सादिक नगर या पुष्प विहार में शायद रहता था, नहीं सादिक नगर में रहता था। तो वहां से मैं कभी भी जू तक तो आया था, लेकिन जू के आगे आईटीयू की तरफ कभी नहीं गया था मैं। वो पिताजी के साथ कभी कभी मंडी हाउस जाना होता था वो प्ले सब देखने, लेकिन अकेले में कभी ऐसा गया नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन के दौरान मैं वहां पहुंचा और मुझे पता ही नहीं था कि वो दुनिया क्या है। लेकिन मुझे कॉलेज स्लॉट नहीं मिला वहां पे, क्योंकि मुझे लोकेशन ही नहीं पता थी। तो मैं ढूंढता ढांढता मंडी हाउस में घूमने लगा, तो सर्कल मेरे को मंडी हाउस के बहुत परिचित लगने लगे। तो मैंने देखा कि वहां पे एक इंस्टीट्यूट है। वहां पे कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि वहां एक इंस्टीट्यूट है, त्रिवेणी कला संगम उसका नाम है। वहां पे ये पेंटिंग वेंटिंग की क्लासेस करते हैं। तो मैं चला गया, तो वहां उस समय मेरे ख्याल से 40 रुपए था या 100 रुपए था। मेरे ख्याल से 40 रुपए था शायद, कुछ फीस थी उसकी। तो मैं उधर गया और उसमें लिखा हुआ था पर्चे में कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयल पेंट ले आइए और पेंसिल ले आइए और शुरू हो जाएगा। तो मैंने बोला ये तो बहुत इजी हो गया। तो मैंने वो क्लासेस ज्वाइन कर ली वहाँ पे। और फिर वहाँ मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये एक हॉबी इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, और कॉलेज ऑफ आर्ट भी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के दायरे पे था। हम्म, और मैंने फिर उनका फॉर्म भरा, और शंकर्स भी, क्योंकि मुझे इलिस्ट्रेशन एंड ग्राफिक्स में काफी दिलचस्पी थी, तो मैंने शंकर्स का भी फॉर्म भरा। मैंने सोचा किसी एक में हो जाए तो ग्रेजुएशन कर लेंगे उसमें। लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट में नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए एक प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं बहुत ही रॉ था, मुझे पता नहीं था कि किस तरह की प्रिपरेशन होती है, किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं वो। और मेरा शंकर अकादमी ऑफ आर्ट में हो गया एडमिशन। और उन दिनों में एक जॉब किया करता था सावल नगर के अंदर। वो फ्रेंच से फ्रेंच का प्रूफ रीडिंग किया करता था। तो वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों एक जैसी लैंग्वेजेस हैं। तो मैं उसकी प्रूफ रीडिंग करता था। उसकी एक महीने की मेरे को तनख्वाह मिली थी 2,000 रुपये। और मैंने वो जॉब छोड़ी। और जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ वो जॉब छोड़ी, 2,000 रुपये लिए। और शंकर की फीस थी 3,000 रुपये। तो मैंने 2,000 रुपये वहां जमा किए। फिर मैंने जाके पापा को बता दिया कि भाई मैं अभी नौकरी नहीं करूंगा, उस चक्कर में आप मत पड़ो, मैं तो पहले सीखूंगा ये। तो 1,000 रुपये थोड़ा दवा भी सब बना के मम्मी से थोड़ा सा अ, होता है ना, थोड़ा जो सॉफ्ट कॉर्नर आपको टच करना पड़ता है। पापा तो काफी हार्ड हैं उस मामले में कि नहीं मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं होगा। तो मम्मी को कैसे कैसे करके वो 1,000 रुपये निकाले मैंने। और फिर मैं शंकर में आया। जब हम्म, शंकर में आया वहां से एक्चुअल मेरा जर्नी शुरू हुई। एक हम्म, अंदर होता है कि आप किसी से इंस्पायर होके कोई चीज करना चाहते हैं, लेकिन जब हम्म, आप उस विधा में एक्चुअली घुसते हैं तब आपको पता हम्म, चलता है ये कितना मुश्किल और कितना डिसिप्लिन से भरा ये विधा है। इसके अंदर बहुत सेक्रीफाइसेस आपको करनी पड़ती है। और चूंकि मेरे को जुनून हो गया था वो करने का, बार बार मेरे दिमाग में वही आता था कि एक व्यक्ति किसी आदमी का चेहरा ऐसे ही देख के कैसे बना सकता है। वो हम्म, पिक्चर से मैं कॉपी कर लूंगा, फोटोग्राफ से कॉपी कर लूंगा, लेकिन वैसे कैसे होगा। तो वहाँ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और थैंक गॉड मुझे जो टीचर्स मिले, हम्म, दे वर अमेजिंग टीचर। और इवन फ्रेंड्स जो वहाँ बने वो भी काफी अच्छे और उस लेवल पे थे। और उसके बाद मुझे एनएसडी का ऑफर आया कि आप एनएसडी ज्वाइन कर लीजिए। हम्म, और होता है कि एक मध्यम वर्ग के परिवार में जो है एक अ, रोजगार का वो होना बहुत जरूरी है। और चूंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो एक दिमाग में एक मेंटली वो चलता है। तो हम्म, मैंने अपना वो प्रण छोड़ दिया कि नहीं मैं यही करूंगा वो नहीं करूंगा। तो मुझे ये फील हुआ कि मैं एनएसडी में भी जाऊंगा तो मुझे कलाकारों के साथ ही तो बैठना है उठना है। जो हम्म, कलाकार घरों में आते हैं वही कलाकार मुझे वहां देखने को मिलेंगे, उनको पहचानने को मिलेगा। वहां पे मेरा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा। और गोविंद दास जी भी वहीं थे, वो भी वहीं हम्म, पढ़ा रहे थे। तो हम्म, मेरे लिए तो एकदम ब्लिस हो गया। मैंने बोला ठीक है। तो मैं 1 साल उसको करके मैं एनएसडी जी, में गया। वो खैर उसकी एक अलग कहानी है। हम्म। नहीं तो नाटक के जब वहां गए तो क्या और प्रभाव पड़ा कि नाटक के साथ विजुअल आर्ट को देखने का जो नजरिया है, तो क्या उसने भी
फर्क डाला आपकी पेंटिंग्स पर? बहुत 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 जबरदस्त तरीके से, क्योंकि एनएसडी में होने के जैसे ही मैं एनएसडी में गया था तो उसमें मुझे पद दिया गया था डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट दिया गया था। वो एक्चुअली क्रिएटेड पोस्ट था, क्योंकि उससे पहले एक व्यक्ति वहाँ काम किया करते थे, वो अ, बालाजी, जो बेसिकली वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर थे। तो जी। उनकी पोस्ट पे मुझे रखा गया, और चूंकि मेरा रुझान थोड़ा इस तरफ था, पेंटिंग की तरफ और आर्ट की तरफ, तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च में रखा। वहां पे जो मैंने कैसेट सुने उसको ट्रांसक्राइब करने का काम मुझे मिला था, और लाइब्रेरी वहाँ का जो ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी बनाने का मिला था, जो अभी वहाँ पे विजुअल लाइब्रेरी बनी है, उसमें बहुत सारे जो एक्सेशन नंबर है वो मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। तो मुझे इतने सारे विजुअल्स देखने को मिले, पुराने पुराने जितने प्लेज, उनकी स्ट्रक्चर, उनके पीछे बैकग्राउंड कैसे बन रहा है, किस तरह से लोग उसमें काम कर रहे हैं, और नाना प्रकार की इंटरव्यूज, चाहे वो कारंजी के हों, बजाज सर के हों, या गिरीश कार्नाड जी के हों, या किसी के भी, मतलब वहां पे जो इंटरव्यूज जो आए हैं वो इतने अमेजिंग थे। वहां से मुझे बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, जो मुझे शायद किसी लाइब्रेरी में बैठ के ना मिलती। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्टअप था। और चूंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था, तो मैं ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, और उसका फायदा मेरे को बहुत हुआ। वो क्या कि कभी लाइब्रेरी में बैठ जाओ, तो आप अपना काम कर ही रहे हैं साइलेंटली, और आपको लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिल रहा है, और आपको एक्चुअली ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिल रहा है। तो मेरे लिए तो वो सोने पे सुहागा हो गया। नहीं, एक ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब लाइब्रेरी मिली, तो विजुअल आर्ट के साथ, पेंटिंग के साथ पढ़ाई का क्या संबंध है? मतलब पढ़ने से क्या निखार आता है, और उसको कैसे आप इन मतलब आप अपने आर्ट के साथ ज्वाइन कर पाते हैं? जैसे कोई भी किताब जो है वो बेसिकली एक हिस्ट्री उसमें दर्ज रहती है, एक एक्सपीरियंस उसके अंदर दर्ज रहता है। अब मान लीजिए कि जैसे हुसैन साहब की कोई किताब है, उनके ऊपर बहुत नाना प्रकार की किताब लिखी गई है। जब मैंने उनका ट्रांसक्रिप्शन किया था, वो एक प्राइवेट ट्रांसक्रिप्शन था, अलकाजी फाउंडेशन की तरफ से वो ट्रांसक्रिप्शन आया था मेरे पास। जब मैंने एक्चुअली में उनका ट्रांसक्रिप्शन किया, दैट वाज अमेजिंग। वो आदमी कुछ और ही था। और जब मेरी मुलाकात एक बार उनसे हुई, एक शो के दौरान, जब पॉडकास्ट में उन्होंने एक शो किया था, तो मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। मैंने बोला कि हुसैन साहब मुझे दिख गए, मिल गए हैं, अब इनसे शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, और कम से कम 15-20 मिनट मैं इनसे बात करूंगा, और मैं इनका सर खाऊंगा, और मैं जानने की कोशिश करूंगा उनके सर के अंदर है क्या। और मैंने एक बहुत ब्रिलियंट सा एक क्वेश्चन निकाला। मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि सर, मुझे एक चीज जानना आपसे, कि इंडियन और यूरोपियन आर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। और ये ब्रिलियंट आइडिया मैंने इसलिए सोचा क्योंकि वो फिर वो हिस्ट्री की बात करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद किताबों में नहीं लिखी हैं या कुछ नहीं हो। लेकिन हुसैन साहब थे, उन्होंने एक लाइन के अंदर आंसर दे दिया। उसके बाद मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा दूसरा। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला कि यूरोपियन आर्ट के अंदर टेक्निक है, और इंडियन आर्ट के अंदर एस्थेटिक्स है। और मैं भुचक्का रह गया, और वो एक्चुअली लाखों किताबों के बराबर थी, एक लाइन। और जब मैंने उसको एक्सप्लोर करने के लिए गया, क्योंकि एक्चुअली मैं 15 मिनट नहीं खा पाया, वो मुश्किल से आधे मिनट में काम हो गया था मेरा, और मेरे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं बचा कि मैं इसके ऊपर क्या पूछूंगा। तो जब मैं बाद में उसको देखने लगा, तो मुझे सचमुच में ऐसा फील हुआ कि हाँ, वो टेक्निकली बड़ी साउंड है, हम एस्थेटिकली बहुत साउंड है। और उसका अगर कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस बने हैं वो एक्चुअली ब्रिटिश एरा के टाइम पे बने हैं, वही पद्धति वो इस्तेमाल करते हैं कि आप टेक्निक 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 पे काम करें। और जब खजुराहो के आप टेम्पल्स देख रहे हैं, जो सैंडस्टोन को जो इंडिया में कट करने का, उसको बनाने का जो विधि है, वो अछूता है। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं इस तरह की विधि नहीं है, इतनी हाई रिलीफ में काम करना। और एक और सैंडस्टोन वर्ल्ड के सबसे हार्डेस्ट स्टोन्स में से आता है, जिसको आप इस तरह से इतना स्मूथली उसको कार्व कर सकें। और जब मैं वहाँ के एक आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा था, जो एक्चुअली उनके हम्म। ऊपर काम कर रहे थे,
कि सर ये जो कुछ मूर्तियां उसमें से गायब हो गई, क्योंकि बेसिकली होता क्या था कि लोग तोड़ तोड़ के निकाल निकाल के वो टनों मूर्तियां वहां से गायब कर ली हैं, तो इसको हम रिक्रिएट क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने बोला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। और मैं हंस पड़ा था क्योंकि जिस समय ये स्कूल्स और उस तरह के कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, ये तब के बने हुए हैं। तो टेक्नीशियन हमारे पास हैं, लेकिन एक्चुअली हमने कभी इंडियन उस तरह से उसके ऊपर वर्कआउट ही नहीं किया कि हम उन टेक्नीशियंस को ना निकाल सके कर। तो इमेंस रहा एक्चुअली एनएसडी की वजह से, ये सारी जो कड़ियां जुड़ी हैं उससे मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी और दूसरी कड़ी से ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस की कड़ियां वो खुलती चली गई, खुलती चली। एक बात जो अभी आपने बोली, टेक्निक और एस्थेटिक्स, तो ये कैसे समझे? मतलब जो नया इंसान पेंटिंग के साथ या विजुअल आर्ट के साथ जुड़ रहा है, वो इन चीजों को कैसे समझेगा, एस्थेटिक और होता क्या है कि जो टेक्निक है वो बेसिकली वो उसका जो लेना देना जो है क्रिएटिविटी से उतना ज्यादा नहीं होता है, वो एक प्रैक्टिस का गेम है। अगर मैं ड्राइंग है, ड्राइंग एक टेक्निक है। ड्राइंग जब आप करते हैं तो वो आप जब तक उस ड्राइंग को मास्टर नहीं कर पाते तब तक उस मतलब उसकी जो टेक्निक्स जो है, जो पेंसिल चलाने की अलग टेक्निक है, ब्रश चलाने की अलग टेक्निक है, क्रोकिल चलाने की अलग टेक्निक है, पेन चलाने की अलग टेक्निक है। अगर हम ब्रश की टेक्निक पेंसिल में यूज करेंगे तो होगा नहीं, चलेगा नहीं। तो उसको मास्टर करने के लिए वो टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा। लेकिन एस्थेटिक क्या होगा कि जो आप एम्बियंस बनाएंगे, जो खूबसूरत जो रचनाएं आप बनाना चाहते हैं उसमें जो, और आप देखेंगे एक्चुअली में जब वो एस्थेटिकली जब इंडियन आर्ट सामने आता है, चाहे वो इस तरह के हाई रिलीफ हो जो खजुराहो वाले हैं, या रॉक कट टेम्पल्स हों, उस तरह के जो उसके अंदर जो जिस तरह का मोटिव यूज किया गया है और जिस तरह से क्रिएटिविटी है, इवन जो आप शिव का जो आप आइकोनोग्राफी आप देखते हैं, इतना एब्स्ट्रैक्टली शिव को रिप्रेजेंट करना। जो हमारे इंडियन गॉड गॉडेसेस हैं, किसी के 10 हाथ हैं, किसी के 10 सर हैं, ये जो एस्थेटिकली उस चीज को इलाबोरेट करना। यही चीज आप यूरोप में देखते हैं, अगर आप टाइटन को देखेंगे तो एक बॉडी बिल्डर दिखाई देगा, या आप किसी और जूस को देखेंगे तो एक बॉडी बिल्डर दिखाई देगा। उसके अंदर गॉड लाइक फीलिंग नहीं है। हमारे जितने भी गॉड्स हैं उसके अंदर एक गॉड लाइक फीलिंग है, वो एस्थेटिक क्रिएट करना, वो दैट इज समथिंग एल्स। उसमें भी टेक्निक यूज की गई है, टेक्निक हर चीज में यूज होती है। वो मैं उससे नकारता नहीं हूँ, क्योंकि सैंडस्टोन को कट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है और उसको घसना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद जो गॉड को क्रिएट करने का जो परंपरा है, जैसे कि उन्होंने क्राइस्ट क्रिएट किया तो ही इज अ मैन, इट लुक्स लाइक अ मैन। लेकिन हम जब गॉड्स क्रिएट करते हैं, इट लुक्स लार्जर देन अ मैन, इट हैज एक्सट्रीम पावर्स, वो जो एस्थेटिक्स है। और खजुराहो में तो खैर मतलब अमेजिंग टेम्पल्स, मैंने वहां पे जो चीजें देखी हैं वो मैंने कहीं और किसी और जगह पे उस तरह का चीज नहीं देखा, इस तरह का। तो इसलिए एस्थेटिकली हम इतने साउंड है, शायद ये हो सकता है कि हमारे इवोल्व, हमने जो इवॉल्व किया है प्री वैदिक टाइम से लेके अभी तक, शायद हम उस सिविलाइजेशन के पार्ट रहे हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन उस तरह से जाती रही। रोमन्स और ये तो बहुत बाद में आए, इनका तो वजूद है बहुत बाद का वजूद है। तो मेरे ख्याल से शायद ये एक डिफरेंस मुझे दिखाई देता है इसके अंदर। ये ठीक है, स्टैटिक्स की बात समझ में आती है, लेकिन अगर हम बात करें, पेंटिंग ने एक आंदोलन जैसा रूप लिया है हमेशा, कि हमें भी थिएटर पढ़ाया जाता है, इज्म की बात होती है कि इज्म से डेवलप हुआ है थिएटर भी, कि मतलब नेचुरलिज्म या रियलिज्म या डाटाइज्म या मॉडर्निज्म, वो फिर हमारी सारी चीजें वेस्ट की देन क्यों है? वो हम सारी वो चीजें इसलिए, वापस। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। वो इसलिए है क्योंकि हमने अपनी परंपराओं को जो है वो धीरे 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 खत्म करते चले गए। क्योंकि हमारा जो रेनेसा जो कह सकते हैं कि रेनेसा शुरू होने का जो दौर, जहां पे बोल सकते थे कि इंडिया दोबारा से रिक्रिएट कर रहा है अपने आप को, वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेकिन तब तक वो इंडियन क्या ब्रिटिश स्कूल्स वहां पे आ गए थे।
और उसके बाद ब्रिटिश स्कूल्स ने भी हमारे बहुत सारी चीजों को खत्म किया। और इजम्स जो है वो पेंटिंग्स के अंदर हमारा ग्रोथ नहीं हुई उन इजम्स के ऊपर, क्योंकि हम जब रेनेसा की बात किए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो वेस्टर्न उसके ऊपर हम बात करते हैं, तो जो पहले जो मिडिवल पीरियड में जो काम हुआ करता था, वो उसके अंदर पर्सपेक्टिव नहीं हुआ करता था, वो फ्लैट होता था और सिर्फ गॉड के लिए काम किया जाता था। और जब रेनेसा वहां पे आया था, तो जो रोमन्स जिनको गॉथ्स ने भगा दिया था अपनी जगहों से, तो उन लोगों ने, जो रोमन्स ने बोला कि हम जहां जहां पे भी बसेंगे, हम एक इसका निर्माण करेंगे और हम डेली चीजों को बनाएंगे, जो दैनिक चीजें हैं उनको बनाएंगे। लेकिन उसको भी जो फॉलो जो किया है, वो किया है आपका क्या वो बोलते हैं, उसका नाम क्या है, कॉथी काट के बाद मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ। सिर्फ वही एक कलाकार था, अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसका नाम। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो एक कलाकार ऐसे थे जिन्होंने दैनिक चीजें बनाई थी, जिसके बाद एक और दौर जब उसका आया, क्या बोलते हैं, सररिज्म का आया, तो उसमें डाली ने वो उनके आयामों को यूज किया वहां पे। और जबकि वो रेनेसा के टाइम पे वो डेली चीजें बना रहे थे, तो उन्होंने उड़ती हुई मछलियां बनाई थी। उन्होंने फिर मछली की पेट के अंदर मछली है, उसके अंदर मछली है, उसके अंदर मछली है, इस तरह के अंडे में से कुछ पिघल के बाहर निकल रहा है। तो उस तरह का जो आर्ट। और जब ये रेनेसा के बाद, ठीक बाद, जब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आया, वहां से इनकी टेक्निक का बहुत जबरदस्त विकास हुआ। इंडियन आर्ट के अंदर पर्सपेक्टिव्स नहीं है, जो मिनिएचर्स हैं या वो हैं उसके अंदर, सिर्फ हम, क्योंकि हमें थर्ड एंगल के बारे में नहीं पता है। लेकिन हमारी जो ब्यूटिफिकेशन वो ये है कि हम उसके बावजूद सिर्फ अपने अपने एस्थेटिक से वो चीजें हम दर्शा सकते हैं। कि पत्ते, मतलब अगर राजस्थान का है तो पत्ते बहुत छोटे होंगे, क्योंकि राजस्थान में मतलब पत्ते बड़े होंगे तो पानी जल्दी उड़ जाता है, तो वो छोटे पत्ते का वो है। रियलिस्टिक हमने बहुत किए, लेकिन एक एस्थेटिक सेंस था उसके अंदर। जब वेस्ट की हम बात करते हैं, तो बेसिकली जैसे ही उनमें वन पॉइंट आने लगा, उसके बाद वो, उनको एक पता चल गया कि एक एंगल होने से हम थर्ड डायमेंशन दिखा सकते हैं। उसके बाद वहां पे बहुत रेवोल्यूशन हुआ है टेक्निक वाइज, टेक्निकली बहुत साउंड होते चले गए, होते चले गए। और अब जो है वो हाइपर रियलिज्म, और मतलब अब तो खैर किसी और ही लेवल पे वो लोग काम करते हैं। और फिर बाद में एब्स्ट्रैक्शन आया, जो जिसने सब चीज नकार दिया कि भाई नहीं, हम ना ये मानेंगे ना वो मानेंगे, फिर वो एस्थेटिक्स में आने लगे। लेकिन कब तक करेंगे? तो उनको इंडियन जो सिविलाइजेशन है या इंडियन जो कल्चर है, उससे बहुत सारी चीजें उन्होंने अडेप्ट करनी शुरू कर। इवन डांस फॉर्म भी हमारा ही दिया हुआ है वहां पे। वो बाद में बहुत सारी चेंजेस हो गए, अब तो खैर ओरिजिनल क्या था और अब क्या हो गया है वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। और हमने उसी डांस फॉर्म को क्लासिकल बोल के उसको वहीं रोक दिया। उसको अगर कंटेम्प्रेरी बोलते तो शायद आज हम भी उसमें डेवलप कर पाते, क्योंकि हम ना क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी को नहीं सुनना चाहता है कि भाई क्यों, क्या कर रहा है वो। और ना ही वो क्लासिकल डांस देखना चाह रहा है। तो जब उसको अगर हम क्लासिकल ना बोल के अगर मॉडर्न बोलते, या उसको बोलते कि कंटेम्प्रेरी है, तो शायद हम उसमें कुछ और नई चीजें कर पाते। और रिजिड भी है हम, हमारा जो, हमने अपने आप को बहुत रिजिड कर दिया है आर्ट के प्रति उसको, और सप्रेस भी किया है काफी जगहों पे। तो हमारा रेनेसां एक्चुअली पेंटिंग के अंदर उस लेवल पे हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, मलेशिया में हो गया, हर जगह हो रहा है। लेकिन हम अभी भी जो है ना, हम सीधा जो बंगाल स्कूल से सीधा कंटेम्प्रेरी में आ गए। अब 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 वो बीच का पूरा जो डेवलपमेंट है वो हुआ ही नहीं। और हमें करना ये चाहिए था, जैसे जापान या चाइना ने किया, कि उन्होंने अपने ट्रेडिशन को कंटेम्प्रेरी वे में उसको करते चले गए। घर भी वो अपने ही उससे बनाते हैं, अपने ही तरीकों से बनाते हैं, स्ट्रीट्स भी उसी तरह से होती हैं, या जो भी इस्तेमाल करते हैं वो उस ट्रेडिशन के अंदर बाइंड होकर करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें अपनी छोड़ के हम वेस्टर्न की चीजों को लेने लगे, और खैर गुलाम भी रहे तो शायद वो भी एक वजह हो सकती है। और हिंदुस्तान तो खैर बहुत समय से लड़ता झगड़ता ही रहा है। तो इसमें जो भी कल्चर होता है वो, उसमें इन्वेशन तो हमेशा होता है। कोई दूसरा किंग आता है तो उसकी चीजें नहीं बनेंगी, मेरी बनेंगी।
तो मेरा बनाओ और मेरा नाम होगा। तो इंडियन आर्टिस्टों के नाम नहीं यूनानिमस होते हैं, क्योंकि वो किसी दरबार में काम कर रहा है, उसका हाथ अच्छा था तो उसको बुला लिया और उसको बोला तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, और उसका कभी नाम नहीं आता। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो डेवलप होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। हम 1947 में आजाद हुए हैं, और ये रेनेसां जो है 1400 में वहां पे आ गया था। तो आप सोचो कि 1400 और कहाँ 1947। तो हम एक्चुअली डेवलप नहीं कर पाया। उसके बाद तो हमारा तो पता ही है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहा उसके आर्ट एंड नहीं, कल्चर को लेकर। ऐसा तो नहीं रहा है कि हमारे हमारे यहाँ भी पेंटिंग की एक लंबी परंपरा रही है, लंबे समय से बिल्कुल लोग बिल्कुल। करते रहे। लेकिन शायद उसका मतलब हम लेखा जोखा या इतिहास बना के नहीं रखते, इसलिए एक डेवलपमेंट नहीं पता चल पाता जो शायद वेस्ट ने किया है, कि उन्होंने हमेशा अपना इतिहास रखा है, कि बिल्कुल उसको बना के रखा है। कि हमारे यहाँ चीजें बनती हैं और खो जाती हैं, तो बिल्कुल उसका डॉक्यूमेंटेशन उतना नहीं होता। बिल्कुल। पता नहीं, वो तो आप समझे, मैं तो थिएटर के हिसाब से थोड़ा सोच पा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये आज भी रिलेवेंट है। ये आपने बहुत सही बात बोली है, वो आज भी रिलेवेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट साइट को आप उठा के देख लो, उनका डॉक्यूमेंटेशन पैथेटिक है। और वही चीज अगर आप वहां पे किसी भी इंडिविजुअल आर्टिस्ट की वेबसाइट्स को आप देखो, या इवन उनके जो गवर्नमेंट की साइट्स को भी देखेंगे, तो वो पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन वहां पे मौजूद रहता है। हम डॉक्यूमेंट करते ही नहीं है। जैसे मुगल्स जब आए थे, तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लेके आया, पर्शियन वाला हिसाब किताब यहाँ पे इन्होंने कर दिया। बहुत सारे राजपूताना लोगों को उन्होंने बाइंड किया कि आप वो नहीं बना सकते, आपको ये बनाना पड़ेगा। हमने उन चीजों को कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स में कहीं ना कहीं किया है, दर्ज किया है, लेकिन वो उस तरह से ना उस कम्युनिटी के हिसाब से वो स्प्रेड नहीं किया है। अब ये बॉर्डर का कहानी है, या एक दूसरे के प्रति जो सप्रेशन या डिप्रेशन जो भी कह सकते हैं, शायद ये है। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा हिस्ट्री है आर्ट एंड कल्चर की, कि उसका आप जब वो कोई था नहीं तब हम कर रहे थे, अब जब है तो हम क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? हमें उन्हीं चीजों को लेके चलना चाहिए था आगे। लेकिन हाँ, आज मतलब हम ये करते क्वेश्चन तो नहीं है। हमेशा रहेगा ना कि हमारी आर्ट कहाँ पहुंच रही है। हम हमेशा डाली की बात करते हैं, औरों की बात करते हैं, बड़े बड़े पेंटर्स की, लेकिन हमारा आर्ट कहाँ सरवाइव कर रहा है, हमने क्या खोजा, हमने क्या खोज रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो अभी मैं सोच रहा था बात करते करते आपसे, कि आपने ऑयल पेंटिंग से शुरू की। वो ऑयल पेंटिंग से अभी आप किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ? मतलब ऑयल पेंटिंग तक तो सीमित नहीं रह गई ये बात। ऑयल नहीं, पेंटिंग से ऑयल आप पेंटिंग कहाँ, तो सीमित। हाँ, तो हाँ, सीमित कहाँ नहीं है। कैसे कैसे डेवलप की, और अभी आप किस तरह की पेंटिंग करते हैं या किस तरह का काम कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि जब मैं त्रिवेणी कला संगम में था, वहां पे सिर्फ एक ही विधा है, पेंसिल और ऑयल पेंटिंग। वहां पे कोई चारकोल नहीं है, कॉन्टी नहीं है, पेस्टल्स नहीं है, और वाटर कलर नहीं है, एक्रिलिक नहीं है, वो उन्होंने मना कर रखा है। और चूंकि अगर मुझे सीखना है तो मुझे सब सीखना है, तो मैंने ऑयल के लिए वहां पे रहा, और मैं शंकर्स में मैं ये सारी चीज सीखा। तो मेरे पास एक आयाम आया कि मैं किस में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता दूं, पेंसिल जो है ड्राइंग के अंदर सबसे टफेस्ट मीडियम है। हम्म, सबसे टफेस्ट है। पेंसिल को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, बहुत बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, बहुत काम करना पड़ता है उसके ऊपर। जी। और दूसरा जो टफेस्ट मीडियम पेंटिंग के अंदर है, वो है वाटर कलर। वाटर कलर जो है वो बेसिकली आपके इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। जैसे दिल्ली में आपको वाटर कलरिस्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे जो आपको ट्रॉपिकल वेदर्स में मिलेंगे, कैलकाटा या जो समुद्र के किनारे पे है या नदी के किनारे पे है, जो शहर है वहां पे आपको वाटर कलरिस्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे, बशर्ते कि जो ड्राई एरियाज में है। तो ये जो, और वाटर कलर को कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वेदर अगर आपके साथ नहीं है तो आप वो कलर और पानी का जो मिक्सचर उसमें आप जिसके साथ आप खेलते हैं, जो वेट एंड वेट टेक्निक है उसकी, उसमें जब हम्म, आप करते हैं तो आपको जैसे जैसे पानी उड़ता जाता है वैसे वैसे आपको कलर उसमें लगाते रहना पड़ता है। तो हम्म, वो जो तरीका है वो तभी हो सकता है जब आपके वेदर में उतनी आर्द्रता हो कि वो पेपर को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक गीला करके रख सके। और जल्दी ड्राई हो जाएगा तो आपको उतनी फास्ट काम करना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये पेंसिल और वाटर कलर, ये दो चीज मुझे सीखनी बहुत जरूरी थी।
क्योंकि पेंसिल हर दोनों तरफ चल रही थी, लेकिन त्रिवेणी में वाटर कलर नहीं था। तो मुझे इलिस्ट्रेशन में जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे फोटो कलर्स, वाटर कलर्स, पेस्टल्स और नाना प्रकार के जो एक्रिलिक्स हो गए, या लिक्विड पेंट्स, किसी भी तरह का जो उसमें उसमें एक वो मुझे वो मिला। तो हाँ, और ऑयल, और सबसे आसान जो पेंटिंग में है वो ऑयल पेंटिंग है। उसमें क्या है कि आप उसमें जितने भी गलती कर लो, यू कैन ऑलवेज इरेज इट, और या उसके ऊपर आप रिकोट कर सकते हैं। वो आप इवन एक्रिलिक में भी एक हद तक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्लास्टिक मीडियम्स हैं। तो एक्रिलिक बहुत नया है, लेकिन ऑयल पुराना है, तो उसमें बहुत ज्यादा वर्क किया है लोगों ने। तो उसमें बहुत इजी हो जाता है कि आपने अगर कोई चेहरा इधर बनाया है और आप चाह रहे हैं कि ये चेहरा यहाँ ना हो और ये यहाँ हो जाए शिफ्ट, तो आप वो कर सकते हैं बहुत आसानी से। वो इसमें कोई इशू नहीं है। सूखने में, एक ऑयल पेंट को सूखने में तकरीबन 5 साल लगता है, टोटल सूखने में। अगर उसको वार्निश करनी है तो उसको 5 साल को उसको सुखाने के बाद उस पर वार्निश कर सकते हैं, वरना फिर क्रैक आ जाता है। तो ये आप पुरानी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं उसमें क्रैक आए हुए हैं। कुछ वैसे इन्वायरमेंट की वजह से भी हैं, और कुछ इस तरह से भी हैं कि उसकी देखरेख ठीक से नहीं हुई। तो बाद में जो भी लोग उसको रिस्टोर करते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी फिल करने की कोशिश की, तो क्रैक आते रहते। तो मेरे लिए ऑयल पेंटिंग एक अच्छा था, क्योंकि मेरे मेरे को बहुत अच्छा एक मीडियम मिला जो इजी था मेरे लिए। और मैंने कभी देखा नहीं था इस तरह का मीडियम, और इतने कलर्स मैंने नहीं देखे थे कि ऐसे इतने कलर्स कैसे हो सकते हैं, रेड के 5 शेड्स कैसे हो सकते हैं। वो तो रेड तो मेरे लिए रेड था, लेकिन यार 5 5 शेड्स, ये क्या है। येलो मेरे लिए येलो था, लेकिन येलो के अंदर इतने सारे शेड्स। फिर बाद में पता चला कि दुनिया इससे भी आगे निकल गई है। अब आप 1500 15,000 शेड्स बना सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही कमाल का था, और ऑयल मेरे लिए पहला सब्जेक्ट था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे त्रिवेणी कला संगम में अभी एक बहुत बड़े एक कलाकार जो है वहां पे पढ़ाते हैं बच्चों को। उनका नाम है रामेश्वर ब्रूटा। और ही ही इज फैंटास्टिक, मतलब टेक्निक वाइज, एस्थेटिक वाइज, कंटेम्पररी वाइज, और बीइंग वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। और वो कभी भी अपने कामों को हम लोगों को नहीं दिखाते थे। वो जब वहां नहीं होते थे, तब उनके रूम में जाके हम चुपके से देखते थे। और मैं बहुत अचंभित रहा उनसे। जैसे रॉबिन दास जी से मैं अचंभित हुआ, तो एक दूसरे व्यक्ति वो हैं जिनसे मैं अचंभित हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि हम क्या करते हैं, ऑयल पेंट लगा के फिर उसमें शेप निकालते हैं कि भाई हम पेंट करते रहते हैं उसके ऊपर। और ये आदमी क्या कर रहा है कि वो पेंट निकाल के शेप बना रहा है। वो पहले ही फ्लैट कर देता है सब कुछ, और उसके बाद पेंट निकालता है उसमें से। हाउ हाउ कम दिस बी पॉसिबल। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, उनके कूड़ेदानों में से जो कतरन वतरन उठाई, उनके जो फोटोग्राफ जो जहाँ पड़े रहते थे, नौकरों से दोस्ती की कि भाई तू मुझे बताया कर क्या करता है वो, क्योंकि बंद कमरे में वो कैसे। और टोटली कह सकते हैं कि जासूस भी बना, डकैत भी बना, थोड़ा थोड़ा पॉकेट मार भी बना, थोड़ा चोर भी बना। तो ये सब करता रहा मैं, क्योंकि मुझे जानना था वो क्या चीज है। और जब मुझे पता चला तो मैंने ट्राई किया, और मेरे को तो अमेजिंग उसके रिजल्ट्स मिले। और ऐसे रिजल्ट्स जो थे वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के भी हो सकता है। क्योंकि वो सारा का सारा जो टेक्निक है वो एक ब्लेड को शार्प करने का टेक्निक है। उस शार्प एज से वो अलग अलग लेयर्स निकालते हैं। वो शार्पनेस का भी एक वो है, मतलब एंगल्स हैं, किस एंगल प्लेट कटेगा, किस एंगल पे ही रहेगा, कौन सा लेयर आपको निकालनी है, उस तरह से वो डिग इन करते हैं। मैंने भी किया, और मैंने उसमें थोड़ा ज्यादा कलर्स में काम किया। उनका थोड़ा सा मोनोटोनस रहता है, मैंने बहुत सारे रंगों में काम किया। और तो इस तरह से ऑयल पेंटिंग मेरे लिए एक वो एक प्लेग्राउंड हो गया था कि हाँ यार इसमें कर सकते हैं। क्या और एलएसडी में, हाँ। आपका कभी मन नहीं हुआ, जैसे अभी आपकी बात सुनते सुनते याद आया कि हमारे यहाँ नेचुरल कलर में भी पेंटिंग्स होती हाँ होती हैं, थी। होती हैं, तो हाँ हाँ हाँ। तो कभी मन नहीं हुआ कि नेचुरल कलर के साथ खेले, कि फ्लावर्स के कलर को बना के। डेफिनेटली मैंने एक मॉडर्न आर्ट के अंदर मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, वो दशरथ पटेल की, जिसमें मिस्टर तूफानी आए थे। वो एक ऐसे आदमी थे जो, उनकी ना इधर की 2 उंगलियां गल गई थी, इधर की 2 उंगलियां गल गई थी।
क्योंकि वो जंगलों में जाके ये नेचुरल कलर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और उसी चक्कर में जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते करते उनकी वो प्रॉब्लम हो गई, तो एम्पुटेट करना पड़ा था उनको। उन्होंने कुछ कलर्स निकाले थे, और उनकी वर्कशॉप में मेरे को ऐसी अमेजिंग चीजें मिली देखने को, मैं सोच नहीं सकता था कि यार ये कैसे हो सकता है। हम्म। उन्होंने कैनवस पे कुछ लेप लगाया, कोई पानी का, और उसमें कुछ मिला हुआ था और लेप लगाया। फिर सूखने के बाद बोला हमसे कि कुछ भी उठा के ले आओ कहीं से भी, लकड़ी हो या पत्ते हो, किसी भी रंग के पत्ते हो, किसी भी रंग के फूल हो, ले आओ। तो हम लेके आए और बोला इस पे रगड़ दो, और हमने रगड़ दिया, वो पूरा का पूरा पिगमेंट उसके अंदर चला गया। और हम अचंभित थे कि ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे इन्होंने किया है। और बोला कि अब इसको तुम किसी भी चीज से धोगे, मतलब हार्ड डिटर्जेंट से नहीं, लेकिन हाँ आप वैसे पानी से धो, जितनी मर्जी बार धो, ये जाएगा नहीं इसका कलर। भाई ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि वो जो उनका जो घोल है, वो उस घोल में सिर्फ नमक है और पानी है, और कुछ नहीं है। और वो नमक जो है वो एक बाइंडर का काम करता है। वो अक्सर जब ये टाई एंड डाई या डाई करने के लिए जाते हैं, तो वो नमक का वो पानी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, ताकि ना वो कलर जो है वो परमानेंट हो जाए। हो, मैं तो एकदम अचंभा रह गया। लेकिन चूंकि मैं ऑयल पेंट में वो जो ये लेयरिंग वाले काम में मैं इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया था कि मुझे कभी मौका नहीं मिला। जैसे कॉफी हो गया, कॉफी के ऊपर भी मुझे काम करना था, लेकिन कॉफी के ऊपर भी मैं उस तरह से काम नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मैं एनएसडी में था, और एनएसडी समझ रहे हैं ना, तो एनएसडी समय का जो है वो काफी आपका पार्ट ले जाता है। और 2005 में सिर्फ मैंने एक ही पेंटिंग बनाई थी, जबकि मैं और बनाना चाह रहा था, लेकिन हुआ ही नहीं मेरे से। वो क्योंकि वो पच्चीस समय से बहुत मुझे ज्यादा याद लग आया, जाता था। पेंटिंग से याद आया कि नेचुरल कलर के साथ भी बहुत लोग प्ले करते हैं पेंटिंग में, कि उसके ऊपर भी लेयरिंग हो सकती है, लेकिन वो हो सकता चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कलर कैसे मिक्स होगा, है। हाँ। है ना। हाँ, और मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं लेयर्स निकालने में ज्यादा बिजी हो गया था, उसके अंदर मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा था। और मुझे कलर लगाने में उतना मजा नहीं आ रहा था जितना मुझे निकालने में आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मजेदार है कि वो सारे, उसका रेड कलर सबसे नीचे है, अब उस कलर को मुझे निकालना है, तो मैं कितना ब्लैक निकालूंगा, कितना ब्लू निकालूंगा ताकि वो रेड आएगा। तो वो मेरे लिए ना वो एक तरह से मैं एनिमेट हो गया था उसमें बहुत ज्यादा, कि यार ये कमाल हो गया, ये बढ़िया टेक्निक मेरे हाथ में लगी है। और मेहनत भी बहुत की थी मैंने उस टेक्निक को हासिल करने में, आसान नहीं था। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किस पेंटर से प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा, जिसकी पेंटिंग मतलब आपको अभी भी बड़ी प्रभावित करती है, मन करता है कि हजार बार उसको देखें, मन नहीं भरता और समझ में नहीं आता कि ये कैसे कर दिया इन्होंने। अगर हम बाहर की पेंटर्स की बात करें, जो नाम मैं भूल गया था ना वो मुझे याद आ गया है। उनका नाम है पीटर ब्रूगेल। पीटर ब्रूगेल। और ये रेनेसांस के टाइम में सिर्फ यही एक कलाकार ऐसा था जो समाज की चीजों को बनाता था। तो ही वॉज वन ऑफ द इंस्पिरेशन, क्योंकि ये 100 साल के बाद जब आता है, ये 200 साल 300 साल के बाद जब इसकी काम दोबारा आते हैं, तो वही काम जो है वो सरलिस्ट उसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद मतलब लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो की तो कहानी पता ही है, वो तो दे आर दी। और उस जगह की जो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो स्टोन मिलता है, जो संगमरमर मिलता है, वो वो उसकी ग्रैन्यूल्स बहुत बारीक होते हैं और बहुत सॉफ्ट होता है। हमारे इधर जो मिलता है ये उसके ग्रैन्यूल्स मोटे होते हैं, तो हम उसमें बारीक काम नहीं कर सकते, कुछ भी कर ले। वहां पे वो कर लेते हैं, इसलिए माइकल एंजेलो ने वहां पे उसमें नसें तक दिखा दी थी। फिर उसने पेंट जो किया वो भी अमेजिंग पेंट किया। तो ये सारे कुछ आर्टिस्ट हैं, वैसे लंबी लिस्ट है। लेकिन इंडिया के अंदर सूजा जैसा वो दिखते हैं वैसा ही वो काम करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी आंखें और एकदम घूरती हुई और एकदम आक्रोशित काम। वो सूजा मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित किया उसने। और फिर बाद में तैयब मेहता, सटल सटलनेस, वो जो एक फ्लैट टोन के अंदर जो सटलनेस और कैनवस को काटने की जो 20 से लाइन खींचने की जो ताकत है, और उसके ऊपर वो एक फिगर बनाते हैं जो बेसिकली कुछ अलग सा, कुछ कुछ अलग ही उसमें इम्पैक्ट था।
जो इंडियन उसमें और भी 2-3 हैं, जैसे रामेश गुप्ता हैं जो एक्चुअली जिनसे मैंने ये सारा कुछ प्रपंच किया मैंने उनके साथ, वो एक हैं। और और आपके जतिन दास हैं, लेकिन जतिन दास मुझे उतने पसंद नहीं हैं उस चीज़ के लिए। वो ठीक है, वो ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, उनके पोर्ट्रेट्स जो उन्होंने किए हैं वो कमाल किए हैं। लेकिन पेंटिंग्स में मैं उतना ज़्यादा उनसे प्रभावित नहीं रहा। अम, और एक और जैसे हैं गणेश। रवि वर्मा जी का बड़ा नाम लिया जाता है। हाँ, ही इज़ उसको मॉडर्न आर्ट का इंडियन उसमें मॉडर्न आर्ट के फादर कहते हैं उनको। जी। और रवि वर्मा जी जो हैं उनका मिक्सचर है, वो बेसिकली ब्रिटिश स्कूल और इंडियन एस्थेटिक्स का एक मिक्सचर है वो। और उन्होंने भी बहुत कमाल के काम किए हैं, और नो डाउट, क्योंकि एक्चुअली वो राजा थे, उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उनके पास एम्पल टाइम था और उनके पास लोग भी पोज करने के लिए मिल जाते थे। लेकिन वो एक अलग ही एक्चुअली उस मामले में अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो सचमुच में वो टाइम ऐसा था, अगर वो टाइम हम कैप्चर कर पाते तो शायद हम इंडियन जो उसको दोबारा रिक्रिएट कर सकते थे, मुझे ऐसा फील होता है। इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स हैं, क्या बताएं मतलब। हाँ, एक्चुअली ये भी हैं, ये लोग भी हैं इसमें। और फिर शांति निकेतन में तो खूब लंबी परंपरा रही, उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य, वो भी कमाल के रहे, शंकु चौधरी या ये अभी जो आपके अ, नए जो अभी हैं, अभी जो केजी सुब्रमण्यन जो वहाँ पे पढ़ाते थे, वो भी एक उनकी भी ड्राइंग्स क्या अमेजिंग ड्राइंग्स हैं, किस तरह से वो कट करना है, कैसे उनको फिगर बनाना है। और वही वही आदमी जब इलिस्ट्रेशन में जाता है तो बच्चों के लिए कैसे बनाता है, वो भी देखना बड़ा अमेजिंग है। और फिर राम कुमार का एक्चुअली बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं, वो लैंडस्केप्स, वो उस तरह से वो करते हैं। वो 5 फीट के कैनवस को फिर बाद में कट कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा वैसा लगता है, वो एक ट्रिक है उनका। और रामेश्वर बूटा भी ये ट्रिक आजमाते हैं, वो तो ज्यादा पोल पोल नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन ठीक है, ये होता है तो नहीं, लेकिन मेरी मेरी जो बात है वो बात अभी अधूरी है कि आपका वो जो डेवलपमेंट है ऑयल पेंटिंग के बाद कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ पहुंचा, जैसे स्केचिंग में पहुंचा है ना, आपने बताया, फिर उसके बाद स्केचिंग में क्योंकि पहुंचा। आप। और हाँ जी। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए जी। बोलिए। नहीं नहीं नहीं, बताएं बताएं बताएं। तो जब मैं एनएसडी में था तो हुआ क्या कि अ, मैं त्रिवेणी जाया करता था, और त्रिवेणी में पेंटिंग करता था शाम को, क्या 6:30 से 7:30 ऐसा कुछ टाइमिंग। तो वहां जाया करता था हफ्ते में 3 दिन। तो एनएसडी से भाग भाग लेता था, कई बार छुट्टी नहीं मिलती थी तो किसी और रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन वहां जाके मैं सीखता रहा। और सीखते सीखते मुझे वहां पे एक मेरी फ्रेंड बनी, जो बाद में मेरी वाइफ हो गई। उन्होंने एक कंपटीशन लेके आए, क्योंकि एनएसडी के अंदर उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं आती थी पेंटिंग्स की, खास तौर पे क्योंकि सारा तो थिएटर से रिलेटेड था। तो वो एक इंफॉर्मेशन लेके आए कि मुंबई में एक ग्रुप है जिसको हारमोनी करते हैं, हारमोनी का शो करते हैं, और उसकी जो मालकिन है वो टीना अंबानी है। तो उसका वो ईमेल लेके आई थी कि आप ना उसमें काम अपना भेज दीजिए, ये आपके काम अच्छे हैं तो हो सकता है सेलेक्ट हो जाए। और उन दिनों में कहानी क्या हुई थी, मैंने ये 2005 में मैंने उनको काम भेजा था, या उससे पहले भेजा था शायद। और उस टाइम पे ये अंबानी ब्रदर जो है वो अलग हो रहे थे। तो हुआ क्या था कि इसमें एक राजीव सेठी करके भी एक थे जो उसके पार्टनर थे। तो वो उन्होंने अपनी अलग संस्था बनाई जो जो दी आर्ट ट्रस्ट के नाम से थी। और जो ईमेल था वो बेसिकली एक ही जगह पे ऑपरेट होता होगा, तो वहां से उन्होंने मेरे काम देखे और मेरे को फोन किया कि ये काम जो है मुझे चाहिए। वो मैंने उसके ऊपर बनाया था, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। वो पेपर को, उसमें ये वाले काम नहीं थे, ऑयल वाले नहीं थे, वो पेपर को चिपका के बनाया था। क्योंकि बहुत सारे एनवलप्स जो है एनएसडी में
कूड़ेदान में चले जाते थे, तो मैं उन एनवलप्स को कलेक्ट करके ले जाता था घर पे, और कैनवस के ऊपर मैंने चिपका के उसको और चारकोल से बहुत बढ़िया एक खूबसूरत सी ड्राइंग बनाई थी। और वो बाद में कुछ क्यूरेशन शो में भी एग्जिबिट हुई, तो वो पेंटिंग उनको चाहिए थी। और वहां से जो है मेरी ये जो जर्नी जो पब्लिक के अंदर जाने की होती है, वहां से मेरी शुरू हुई। और जब वो पेंटिंग वहां पहुंची, तो बेसिकली मुझे पता नहीं था कि किस तरह से पैकिंग होती है, कैसे उसको भेजा जाता है, क्या वो फट गई थी वो पीस से, क्योंकि तो पेपर बहुत टाइट था, और उसमें थोड़ी सी भी नमी अगर ज्यादा हो जाती है तो वो और टाइट हो जाता है। तो वो वहां जाके फट गई, उसने बोला कि ये तो पेंटिंग फट गई है, मुझे नई नई बना दे। तो फिर मैंने उसको ऑयल पेंटिंग एक भेजी थी, और उसको भी मुझे अच्छे से पैक करना नहीं आया था। मैंने उसको बहुत अच्छे से रस्सी से बांध के और चारों तरफ ऐसा करके दिया, वो रस्सी के निशान आ गए उस पर। मुझे उस चीज का आइडिया नहीं था। फिर एनएसजी छोड़ने के बाद 2007 में मैंने एनएसजी छोड़ा था, और उस दौरान मैं एक कैंप में गया था अलीबाग में। अम, वो कैंप था लिम्का बुक रिकॉर्ड्स के लिए कैंप था, उसमें 10,000 से ऊपर आर्टिस्ट आने वाले थे। तो उससे पहले भी मैं इंदौर का एक कैंप कर चुका था, तो बहुत सारे लोग मुझे जानने वाले थे वहां पे। और मैं इस विचार से आया था कि मैंने समुंदर नहीं देखा था कभी लाइफ में उस टाइम, तो समुंदर देखने को मिल जाएगा और बॉम्बे देखने को मिल जाएगा, बॉम्बे में कभी गया ही नहीं था। तो मैं पहली बार जब समुंदर देखा तो मैं तो अवाक रह गया कि यार इतना पानी कहाँ से आ रहा है इसके पास, इतना पानी है, उफ कितना है, बड़े बड़े जहाज उस पे चल रहे हैं। और नेक्स्ट जब वो खत्म होने से एक दिन पहले मैं वहां से भाग गया कैंप छोड़ के, क्योंकि मुझे बॉम्बे देखना था। मेरी टिकट तो जी। बनी हुई थी पहले से। तो मैं वहां से निकला, और जैसा एक गांव से एक मजदूर आता है, घर से बाहर निकलता है, एक झोला होता है और सर पे गठरी होती है, मेरे सर के ऊपर पेंटिंग्स का वो पूरा वो था, और एक झोला पीठ टांगे, और मैं आर्ट्रस ढूंढ रहा था। और मेरे को आर्ट्रस कहाँ मिले, जब एड्रेस ही आपको नहीं आइडिया है कि हाँ बॉम्बे कहाँ जाएंगे। तो घूमते घामते हम रैमपट रोड पे पहुंचे, वहां पे थर्ड फ्लोर पे उनका ऑफिस था। वहां पहुंचा और सब मेरे को ऐसे देख रहे थे कि हम हताश होके आए थे, चारों तरफ घूम घाम के आए थे, खाया कुछ नहीं था दिन भर में। और वो तुषार सेठी अभी चला रहे हैं, तो वो एकदम से मेरे पे फायर हो गए कि यार तुम कैसे पेंटिंग भेज रहे हो, तुम्हारी पिछली पेंटिंग फट गई थी, इसमें देखो निशान बन गए। तो मैंने बोला यार ये तो ये मैंने क्या कर दिया, अब ये कैसे करूं। फिर मैंने वो इल्जाम किसी तीसरे इन उस पे डाल दिया कि उसने किया होगा, कोई इमेजिनरी बना लिया मैंने। वहां पे उन्होंने पेंटिंग्स देखी मेरी, और उन्होंने मेरे को वहां पे 40,000 रुपए दिए, और बोला कि और मेरे मेरे को और पेंटिंग्स बना के दे। वो जो मोमेंट था, क्योंकि मेरे जेब में उसमें 5,000 रुपए थे, मतलब अकाउंट में, और जेब में था नहीं कुछ। अब 40,000 कैश मिल गया, अब मैं राजा हो गया। मतलब इतना कैश देखा, मैं तो टच ही नहीं किया था वो कैश, वो तो मेरी वाइफ ने वो कैश पकड़ा था, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। मैं नहीं उठा सकता इसको, तुझे रखना है तू रख। तो वो कैश उसी के पास था। तो फिर हमने पुरानी ट्रेन जो है, वो कैश आने पैसे आने के बाद राजा वाली फीलिंग हो गई। तो पुरानी जो लोकल ट्रेन, वो जो पैसेंजर ट्रेन थी, उसको हमने कैंसिल किया। हम राजधानी में जाएंगे, तो पहली बार मैं राजधानी में बैठा अपने पैसे से, और बड़े शानदार तरीके से आए। हमें तो पता ही नहीं था कि वो पैसे कब खत्म हो जाएंगे, पैसे तो ऐसी चीज। लेकिन वो उसका सपोर्ट, उसके बाद जो मैंने अपना स्पीड बढ़ाई काम करने की, जिस तरह से मुझे उसमें जाना था, जिस तरह से मैं चाह रहा था कि मुझे इस तरह का कोई रिस्पांस मिले ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। छोटे काम कब तक करता रहूंगा, मुझे मन था कि बड़े काम करने का। और मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया था, उसको जितना भी बड़ा काम दे दूं ना, वो स्टोर कर लेगा। तो मेरे को अपने घर पे स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने दनादन अपनी चीजें खरीदी, और मैं लग गया काम पे, और मैंने बड़े ह्यूज ह्यूज काम बनाए, और उसको मैं देता गया। लेकिन मैं उस चीज से अनजान था कि वो एक बिजनेसमैन है, वो आर्टिस्ट नहीं है। तो अभी भी मेरे 40-45 काम वहां पे हैं, जिसकी पेमेंट नहीं हुई, अभी तक नहीं की है उसने। लेकिन उसने काफी मेरे को मोटिवेट किया, मनी वाइज भी, वैसे भी आके भी बहुत सारी जगह उसने एग्जिबिट भी किया। और कलाकार का तो एक वो मन के अंदर भूख होती है ना, कि वो कहीं ना कहीं एग्जिबिट हो, कोई देखने आ जाए उसके काम को। और वो एक्साइटमेंट मेरे लिए बहुत थी। फिर ऑक्शन में उसने भेजा, और फिर मुझे एक कलेक्टर भी मिला जिसने मेरे बहुत सारे काम खरीदे। तो मैं मैं बहुत ब्लिसफुल हो गया था कि यार
क्या मजेदार है कि आर्ट के अंदर इतना कुछ है। और मैं अभी तक एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे मुझे ये एक्सपोजर नहीं मिल सकता था। जब तक मैं बाहर नहीं आया तब तक मुझे एक्सपोजर मिला ही नहीं। अगर मैं एनएसडी में होता तो मैं नहीं कर पाता था ये सब वो। और एनएसडी का जो नॉलेज है मेरे को हर जगह काम आया, हर जगह काम आया, क्योंकि इमेंस डॉक्यूमेंटेशन में घुसा हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा मेरे वर्क को और मेरे को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा काम आया। फिर मैं इतना इंट्रोवर्ट नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा मैं ठीक हो गया, मतलब मैं नॉर्मल टाइप का हो गया। एनएसडी कहीं ना कहीं खोलने का काम करता है लोगों को, उनकी बिल्कुल प्रतिभाओं बिल्कुल को, बिल्कुल, नो डाउट, नो अपने डाउट। विचार के साथ, अपने थॉट के साथ वो उड़ सकते हैं, एक उड़ान देता है। अच्छा, आप इंस्टॉलेशन वर्क भी करते हैं, मतलब यार्न इंस्टॉलेशन आपने किया है। हाँ हाँ हाँ। यार्न इंस्टॉलेशन क्या है और कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप उसमें कैसे ये करने लगे एक्चुअली वो? एक्चुअली क्या हुआ कि ये एक ना मुहिम चली थी, ह्यूस्टन से शुरू हुई थी। ये मागदा सईद करके एक लेडी हैं। उस समय वो 34 साल की थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक नॉब बनाया था, वो जो ऊन ये सब बच जाता है ना, उससे हमारी दादी सब क्या करती हैं कि कभी गुड़िया बना दी, कभी ग्लव बना दिया, कभी मोजे बना दिए, कुछ बचा हुआ यान मिल गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा सोचा होगा शायद कि उन्होंने एक डोर का नॉब बना दिया। फिर उन्होंने अपने घर के आसपास जो छोटी छोटी जो पिलर्स होते थे उनको फिर वो ढकना शुरू कर दिया। तो वो अचानक जो है ना वो एक एक मूवमेंट में बदल गया वहां पे। क्योंकि जो ग्राफिटी है ये बेसिकली एक तरह की ग्राफिटी है। तो कहाँ पे जो मूवमेंट ग्राफिट मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ? ह्यूस्टन ह्यूस्टन से, अमेरिका में। मतलब वो इसलिए वहां पे मुहिम बना क्योंकि जो ग्राफिटी आर्ट था उस समय से पहले, वो सारे अधिकांश जो लोग थे वो मेल डोमिनेटेड था। तो ये जो सब्जेक्ट आया कि निटिंग के थ्रू वो एक ग्राफिटी तैयार कर सकते हैं, इसके अंदर फीमेल्स का बहुत बड़ा योगदान हुआ। फिर ये एक मूवमेंट बना और स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर लड़कियों को इसमें ट्रेनिंग दी गई और इनको एक मुहिम बना के उसको बड़े पैमाने पे लगाया गया, ताकि जो ग्राफिटी के अंदर या आर्ट के अंदर जो है ना वुमन का जो रोल है वो ज्यादा से अच्छे और ज्यादा सशक्त तरीके से आ सके। और ये मेरे मेरे पास जो आया, ये आप ये समझ सकते हैं कि हम इंडिया में हम कितने पिछड़े हुए हैं। ये मेरे पास जब प्रोजेक्ट आया था, ये आया था 2016 को। तो आप सोचिए 2005 में शुरू हुआ था ये मुहिम, और ऑलमोस्ट 9 9 साल नहीं, 11 साल के बाद ये मेरे पास आया। और वो इसलिए आया क्योंकि एक क्यूरेटर थी, उनका नाम है शैलिन स्मिथ। वो बेसिकली राज आर्ट इंस्टीट्यूट के लिए काम करती थी, और राज आर्ट इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है जो कारपेट्स और ये सब बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उसका एक आर्ट इनिशिएटिव था, जैसे कि एक रूल है कि आप एक पर्टिकुलर सीएसआर का पैसा जो है आप उसमें दे सकते हैं। मतलब जो उसमें क्या बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर में आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज उन्होंने मेरे को फोन किया, कहा कि राहुल तुम्हें यान बॉम्बिंग पता है? क्योंकि इसके कई नाम है, यान बॉम्बिंग, यान निटिंग, यान इंस्टॉलेशन। और बॉम्बिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ये इस तरह से करते हैं जैसे कि आप कहीं पर कोई बॉम्ब प्लांट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप भाग के गए, काम किया और भाग के वापस आ गए। तो अच्छा। वहां पे सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता। और ये जब मेरे पास इस टॉपिक आया, उन्होंने बोला कि आप यान बॉम्बिंग के बारे में जानते हैं? मैंने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या चीज है, ये तो नया नया नाम सुन रहा हूँ, यान बॉम्बिंग ये क्या है? बोला आप पता करो, अगर आप कर सकते हो मुझे बताओ। और जब मैंने उसको देखा तो मुझे अपनी दादी की याद आ गई, माँ की याद आ गई, क्योंकि वो बचे हुए यान से तो वो करते ही थे पहले से। और इंडिया हाँ। के अंदर यान का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता नहीं सदियों से है, पेड़ों पे लगाते हैं हम, नॉट बांधते हैं, कभी कुछ करते हैं। यान तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पृथ्वी पे घास आने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ह्यूमंस ने निटिंग करना ही सीखा है।
क्योंकि घास से वो सबसे पहले निटिंग करना सीखा था, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते 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 जानवरों से निकालने लग गए, कीड़े मकोड़ों से निकालने लग गए और करने लगे, अब तो प्लास्टिक की बोतल से भी निकालने लग गए। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि ये तो इंडियन कॉन्सेप्ट है। वो ह्यूस्टन में शायद उनको 2005 में रियलाइज हुआ होगा, जैसे बुद्धा को बोध गया में मतलब ट्री के नीचे बल्ब जला, तो उसी तरह से उनको भी बल्ब जला होगा। तो उनको वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंडियन कॉन्सेप्ट है, हम तो तब हम्म। से सदियों से करते आ रहे हैं। तो हम्म। बोला कि यार तुम कर सकते हो तो बताओ। तो मैंने हम्म। बोला हाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो एक्चुअली हमने इंडिया में आर्ट एंड कल्चर पहले तो 10 साल 11 साल बाद आया मेरे पास। हम्म। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम आई थी कि हमने ये सोचा था कि हम रेलवे हम्म। स्टेशन पे जाएंगे, क्योंकि ये मुहिम इस तरह से थी कि जो हमारी बुनकर हैं, हिंदुस्तान के बुनकर हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं। तो जी। हमने इसको उससे जोड़ा था। और बुनकरों के लिए जो है खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चाय है, बीड़ी हम्म। है। तो हम्म। वो जो चीज है कि उनको चाय जितना मर्जी पिला दो, खाना चाहे वो एक टाइम खाए, लेकिन वो चाय हम्म। पी के अपना काम करता रहेगा। तो इतनी बुरी हालत है इन लोगों की, तो इनके ऊपर यान यात्रा करके हमने निकाला था, हम्म। जिसमें हमने तकरीबन 18 या 19 शहर हमने कैप्चर किए थे, और हिंदुस्तान हम्म। के 34,000 किलोमीटर का फासला हमने किया घूम घूम के। लेकिन हम्म। हमने पहले ये सोचा था कि पहले हम जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, और वहां पे अच्छा। जो जो ये चाय की दुकानें होती हैं, उनको यान से सजाएंगे। तो निजामुद्दीन में हम चले गए थे। निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमने एक चाय वाले को पकड़ा, हमने बोला कि हम ऐसा कुछ सजाएंगे, वैसा कुछ सजाएंगे, करेंगे वो करेंगे। उसने बोला कि आप नहीं सजा सकते, आप टच भी नहीं कर सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों भाई, ये तो हम्म। तुम्हारी दुकान ही सजेगी और क्या होगा। हम्म। बोलता नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ठेकेदार के अंदर में है। तो हम्म। ठेकेदार कहाँ है, वो तीसरे वाली उसमें उसका स्टॉल है, बुक का स्टॉल है, वहां पे जाके वो ठेकेदार मिलेगा। हम ठेकेदार के पास गए। तो उस हम्म। ठेकेदार को हमने बोला, तो उसने बोला कि जी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, देखिए हमारा एक और बड़ा ठेकेदार है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि रेलवे ना लेयर्स लेयर्स में वो बिक चुका था उस समय तक, और वो बड़ा ठेकेदार कौन है। तो हम्म। बड़े ठेकेदार से बात किया, तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि अगर पोस्ट मास्टर, ये क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर अगर आपको इजाजत देगा तो मैं आपको अपने स्टॉल पे करने दूंगा। तो हमारे स्टॉल जो है पहले वाले पे है और आखिरी वाले पे है, ये थर्ड वाले पे है। मैंने बोला ठीक है। हम पोस्ट मास्टर के पास गए, तो पोस्ट मास्टर साहब अपनी बीवी से कुछ बातचीत कर रहे थे, काफी घंटों बात करते रहे। जब देखा कि हम दोनों ढीठ की तरह वहां खड़े हैं, तो बोला हाँ भाई क्यों आए हो। तो बोला कि ऐसे से हम आर्टिस्ट हैं और हम कुछ यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, ये चाय की जो है ना ठेले वेले। तो उन्होंने बहुत ब्रिलियंट आइडिया हमें बताया। उसके बाद हमें समझ में आ गया कि नहीं हो सकता। उन्होंने बोला अच्छा। कि आप एक काम, हाँ एक काम करो, आप हेडक्वार्टर चले जाओ और वहां से आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। हम्म। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे यही करना है तो मैं प्रधानमंत्री के पास ही चला जाता हूँ सीधा, कि भाई मेरे को आप ही लिख के दे दो, हिंदुस्तान में पूरा घूमूंगा तो हर जगह दिखाता रहूंगा कि आपने बोला है मेरे को आने के लिए। तब मुझे पता चला कि ये कितना अनवेलकमिंग है एक कलाकार के लिए। अगर मैं, मेरे पीछे अगर कोई संस्था नहीं होती और मैं इंडिविजुअली जा रहा होता, तो शायद हम्म। मैं इस टॉपिक पे कभी टच ही नहीं करता। हम्म। उसके बाद हमने ये आइडिया निकाला कि हम रेलवे हम्म। की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करेंगे। वी हम्म। विल यूज रेलवे एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम्म। और हम जाएंगे शहर के अंदर, हम्म। रिमोट एरियाज के अंदर, वहां जाके करेंगे। हम्म। क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम जो है ना शहर के अंदर बहुत जल्दी होता है। और एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी बड़े शहर के अंदर कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो हम्म। उसकी बहुत सारे लेयरिंग है, जैसे म्यूनिसपैलिटी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, या लमका ढमका बहुत सारी ऐसी एजेंसी जी। वो आप पे पाउंस करती है कि आप फुटपाथ के इस पार हैं तो आप इस डिपार्टमेंट पे आ रहे हैं, फुटपाथ के इस पार हैं तो आप इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो आप फुटपाथ पे भी नहीं बना सकते क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा। हम्म। और इंडिया में इतनी प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों को लेके। जैसे भारत भवन भोपाल में पिताजी के इतने प्ले हुए, उधर सब जानते हैं उधर, और भारत भवन में बात भी की हुई थी उन्होंने। मैं उधर गया, उन्होंने मना कर दिया भारत भवन में। फिर मैं अखिलेश जी के पास गया, अखिलेश जी ने फिर बोला, उनके बोलने के, उनके दबाव देने के बावजूद फिर मना हो गया। हम्म। मैंने उनको बोला कि आप कुछ भी दे दो आप, हम्म।
कहीं पर भी दे दो। तो उन्होंने बोला कि भारत भवन के सामने पार्किंग है, वहां पे आप कुछ कर लो। और वो जो रोड है वो सामने सीधा जाता है, सीएम क्वार्टर्स है वहां पे, सीएम हम्म, वहां रहते, जी। प्रोफेसर जो वो है, क्या वो रोड जो भी है। तो वहां पे हम पेड़ों को करने लगे। अब एक व्यक्ति आ गए, उन्होंने बोला कि आप पेड़ों को ढक रहे हैं तो पेड़ मर जाएगा। मैंने बोला हम्म, तने ढक रहे हैं, पत्ते नहीं ढक रहे हैं, है हम्म, ना। तो खैर उसका भी एक असर होता है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। वो ठीक है, वो चला गया। फिर सीएम के उधर से दो पुलिस वाले आए, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि उसको ये बताएं कि हम यहाँ पे यान बॉम्बिंग कर रहे हैं। वो बॉम्बिंग शब्द यूज करें तो ये तो अंदर कई कर लोग, देगा। हाँ, हाँ मतलब अच्छा तुम ये करने के लिए, या अच्छा तुम्हें परमिशन भी मिल रही है, अच्छा 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 ठीक है। तो हमने बोला कि हम यहाँ पे ना एक प्रोग्राम होने वाला है भारत भवन में, विदेशी लोग आएंगे, इसलिए हम ये पेड़ों को सजा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट उनको बहुत समझ में आ गया। वो उन्होंने बोला कि देखो तुम ये दो तीन पेड़ जो सजा लिए, दो पेड़ हमारे सामने भी हैं, उसको भी सजा के जाना आप। तो हम चल भाई ठीक है, झूठ बोलने से हिंदुस्तान में काम बन जाता है। तो हमने ठीक है चलो करते हैं, तो उनके भी दो पेड़ हमने सजा दिए। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ सोशल कॉज के लिए कुछ काम करते, तो वहां पे उसी उसी लेन में आगे एक कूड़े का डब्बा है। जब ढलान पे जाते हैं ना, तो एक कूड़े का डब्बा है, और लोग जो है ना निशाना मारते हैं, और वो हम्म, कूड़े के डब्बे में नहीं जाता, वो एक्चुअली हम्म, सड़क पे रहता है। और हम्म, निशाना किसी का चूक वहां पे घुसता ही नहीं उसमें। तो जितनी दूर से भी फेंके, जितनी नजदीक से भी फेंके, वो जाता ही नहीं वहां तक। तो हमने सोचा उस कूड़े का लोहे का जो डब्बा है उसको हम यान से ढकेंगे, ताकि लोगों को लगे कि भाई डालना इसमें है आपको। हम्म, और हमने उसमें पहला यान ही नेट किया था, तो कॉलोनी के सारे लोग आ गए थे और गाली गलौज करने लगे और मार पिटाई की नौबत आ गई थी, तो हम वहां से भाग गए। फिर हमें समझ में आया कि गुरु ऐसे नहीं चलेगा। ये बॉम्बिंग वर्ड बहुत अच्छा यूज किया इन्होंने। अब आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको स्पॉट देखना है। एक दिन स्पॉट देखें, दूसरे दिन जाए, मतलब रात भर काम करें, और उस स्पॉट पे जाके लगा के और निकल लें, और दूर से तमाशा देखें। तो वो हमने फिर बाकी जगहों पे किया। तो उसमें भदोही, लखनऊ, बनारस, फिर इस साइड कोलकाता शांति निकेतन, फिर हम मझोली तक गए, गुवाहाटी भी किया हमने। फिर इस साइड जो हम गए तो यहाँ से मुंबई की तरफ जितना हो सकता था, क्या क्या उसका उज्जैन, और ये सबसे होते हुए बड़ौदा से होते हुए हम्म, उससे अहमदाबाद, फिर बॉम्बे, इस तरह से हम गए। तो ये उसका जर्नी रही। और हम कई कई जगह पे बाल बाल बचे, और कई जगह पे लोग नोच के ले गए, क्योंकि बुल जो है वो एक्चुअली उनको लग रहा था कि वो एक्चुअल बुल है। वो बुल नहीं था, वो बुल जैसा था जो अभी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। वो हम्म, एक्चुअली इन बोटल्स, जो रेजिन की बोतल होती है ना, इन बोटल्स से वो बनाया जाता है। और वो इतना सॉफ्ट अब बनने लग गए हैं कि आप उसको पहनेंगे, पहले चुभते थे वो, अब वो चुभते नहीं है। और वो चाहते ना चाहते वो बुल से ज्यादा वार्म है और ज्यादा दिन टिकता है। हम्म, तो वो लोग ले गए उस तरह से। तो हम्म, ये एक्सपीरियंस मेरा रहा इसको लेके। और एक दो दो हमने किए थे, जो यात्राएं की थी, दो की थी। उसके बाद फिर हमने थिएटर फेस्टिवल में कुछ काम किया। फिर कुछ हमने इंडिविजुअली मंडी हाउस में, भगवान दास रोड पे और सब पे लगाए हमने। मॉल्स में यान बॉम्बिंग का प्रयोग नहीं किया डेकोरेट करने के लिए मॉल्स को, क्योंकि अ, मॉल्स को तो अच्छा बनाया जा सकता है यार यान अ, बॉम्बिंग के यूज। किसका पेंटिंग्स में। नहीं, जो आप इंस्टॉलेशन करते हैं वो मॉल्स में तो बहुत अच्छा हो सकता है उस पे काम। हाँ हो सकता है। वो हम एक्चुअली जब ये 2019 में हमने ये सोचा था, क्योंकि हम्म, लखनऊ में और यहाँ पे आपका नागपुर में और मेट्रो ट्रैक्स बन रही थी। तो हमने ये सोचा था कि हम बहुत बड़े बड़े डॉल्स बनाएंगे और हम उनको वहां हैंग करेंगे। और वो बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मार्च में 2020 में आपका कोरोना आ गया। तो वो वहां से जो है वो सारा प्रोग्राम, जो भी हम सोच रहे थे, जैसा हम करना चाह रहे थे, वो सारा धराशायी हो गया। और उसको और आगे नहीं ले जा पाए। शायद हो सकता है आगे फ्यूचर में करें, करें।
अच्छा, तो एक बात डेफिनेटली। की मतलब पेंटिंग की, जब पेंटिंग के इंस्टॉलेशन की बात हम करते हैं तो जो ऑडियंस है, क्योंकि ये ऐसा आर्ट है बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, ऑडियंस कैसे समझे, जाके वो क्या समझे, कैसे देखे, कैसे उसको देखना चाहिए, तो शायद और लोग जुड़े और उसके बारे में समझ पाए, उसके बारे में जरूर कुछ बताएं। मेरी मेरी एक और गुरु रही, उसका नाम था, कॉलेज ऑफ आर्ट की थी, सुरेंद्र कौर। तो सुरेंद्र कौर ने उन्होंने मेरे को काफी गाइड किया, तो मैं उनसे हमेशा क्वेश्चन करता रहता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम समझ ही नहीं आते थे, जो नीचे सिर दिखाने में लगते थे, कुछ भी अजीब सा कुछ भी बना दिया है और लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी, चक्कर क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है और क्या बात है, ये क्यों इतना पॉपुलर है, दूसरा काम क्यों पॉपुलर नहीं है इतना। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ काम होते हैं जो आपको अच्छा लगे फिर ऑडियंस को अच्छा लगे, और कुछ काम होते हैं जो ऑडियंस को अच्छा लगे फिर आपको अच्छा लगे। तो अब ये जो दो जो लाइंस थी मेरे को काफी इम्पैक्ट किया उसने। तो मुझे लगा कि पिक्टोरिकल ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, पिक्टोर, क्योंकि सारी आर्ट फॉर्म सारी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेकिन अगर कम्युनिकेट नहीं करता है तो हम कैसे समझेंगे उसको। तो सिंपली मैंने शुरू किया था इग्नोर करना, कि नहीं समझ में आया ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं उसकी डिविजन्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है वो मैंने विजुअली देख लिया उसको, मैंने उसमें कोई भी आयाम नहीं देखे क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी रूल्स के बारे में पता चला, कि जैसे आप किसी भी सरफेस को देखते हैं, ब्लैंक हो या आप सर्कुलर हो या ओवल हो, कैसा भी हो, आप हमेशा सबसे पहले उसकी मिडिल में देखते हैं, उसके बाद आप ट्रैवल करना शुरू करते हैं, आप कोने में देख के ट्रैवल नहीं करते। और ये नेचुरल है, जो हम जैसी जो क्लास है, जो इंटेलेक्ट क्लासेस हैं, वो हमेशा मिडिल से देख के शुरू करती हैं। तो पेंटिंग्स का जो सारा सारा दारोमदार उसकी बीच के हिस्से में है। तो जो लोग जो यूज करते हैं, जो मैं सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जो 200-300 साल चला है, वो तो एक ही पॉइंट है, वो एक ही जगह पे रहता है। तो उस पॉइंट को और सेंट्रल कॉम्पोजिशंस जो हैं वो अधिकांश ज्यादा समझ में आती थी, बशर्ते कि अगर आप उसको कहीं डिविएट कर दो। जैसे मान लीजिए कि तैयब मेहता साहब का जो कॉम्पोजिशन है, वो नीचे की तरफ उन्होंने फिगर बनाई है और दो एक लाइन ऊपर खींच दी है और दोनों तरफ उन्होंने कलर्स लगा दिए हैं। अब उसको कैसे समझा जाए, तब उनका टॉपिक पढ़ा जाए, उस डिविजन्स को देखा जाए कि आपके विजन कहाँ पे रुकता है, क्योंकि कलाकार जादूगर होता है, उसको पता है कि आप सबसे पहले बीच में देखेंगे, लेकिन मुझे आपको बीच में नहीं देखने देना है। तो मैं उसके लिए आपका ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ मैं कैनवस के ऊपर करता रहूंगा, ताकि आप उस कैनवस से बाहर ना निकल पाए। और बड़े ग्रेट जो आर्टिस्ट हैं उनके काम इसी तरह के हैं कि आप देखते रह जाते हैं। मतलब लियोनार्डो विंची का तो फेमस, वो तो है ही कि मतलब उसको आप देखें तो खैर स्माइल का तो पता नहीं, लेकिन वो वैसे ही देखने में बहुत आश्चर्यजनक है, देखते ही रह जाते हैं वो क्या चीज क्या किया, और वो सेंट्रल कंपोजिशन है ना। उसी तरह से, और सबसे खतरनाक जो है वो, जैसे वैन गॉग का आप काम देखते हैं, घर के अंदर चेयर है पड़ी हुई है, और क्या जबरदस्त उसने किस तरह से आपके माइंड को बीच से डाइवर्ट करके साइड में करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ले जा रहा है, हालांकि वो चेयर भी सेंट्रली प्लेस्ड है वहां पे, लेकिन आपको महसूस कराता है कि लेफ्ट साइड में बहुत जगह थी, वो आप वो सेंटर से बाहर है, क्योंकि वो भी सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम करते थे। मुश्किल तब आती है जब आप एब्स्ट्रैक्ट देखना शुरू करता है, वहां पे आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये हर बार बदलती रहती है, हर इज्म में इसकी जो है ना संरचना बदलती रहती है। जैसे पिकासो बोलते हैं, वो तो खैर बहुत इजम्स में रहे, पिकासो सबसे लंबे टाइम तक इजम्स में रहे हैं, बहुत सारे इजम्स थे उनके साथ। तो उनको एक आदमी ने पूछा कि उनकी एक पेंटिंग है कि कॉफी विथ समथिंग करके है, तो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, बीच में एक टेबल है, व्यक्ति स्क्वायर है, कुर्सी स्क्वायर है, टेबल स्क्वायर है, और इधर व्यक्ति, वो भी सब कुछ क्यूबिज्म में उन्होंने बनाया। और उस टाइम पे स्क्वायर टी के कप्स नहीं आते थे, राउंड आते थे। तो वहां पे क्वेश्चन ये उठा था, किसी ने बोला कि आप कोई कप राउंड की मतलब स्क्वायर कैसे बना सकते हो, कप तो राउंड होना चाहिए।
क्योंकि स्क्वायर कप देखे नहीं थे कभी किसी ने, राउंड ही कप थे। तो पिकासो ने बोला कि यार पूरा मेरा कैनवस उसमें क्यूब में जा रहा है, मेरे फिगर सारे क्यूब में जा रहे हैं, टेबल कुर्सियां क्यूब के अंदर है, तो कब कैसे स्क्वायर में बना दूं, सर्कल में बना दूं, वो भी क्यूब में जाएगा। तो वो जो आपको फोर्स किया उसने कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, वो एब्स्ट्रैक्शन में अभी भी मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मैं कई बार लैग कर जाता हूँ, शायद मुझे उसकी और भाषा आनी चाहिए। सारा गेम उसका जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन पे जाता है, पहले इंप्रेशन में वो किस तरह से आपके साथ अप्रोच करता है, और उसके बाद फिर आपका क्या संवाद होता है, उसके लिए आपको कुछ समय उस काम के पास रुक के देखना पड़ता है। तो आपको पेंटिंग देखनी पड़ेगी, पेंटिंग जब देखें तो उसको थोड़ा सा टाइम दें कि उसकी हाँ, कौन सी समझ चीज गया। आपको प्रभावित कर रही है, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब देखा और उससे हट गए, देखा और उससे हट गए, हाँ, मतलब हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपको खींच रही है। तो वो बिल्कुल, खुद ब खुद एक भाषा बनने लगेगी आपकी और पेंटिंग के दरमियान, जब आप उसको बिल्कुल, टाइम देंगे। बिल्कुल। मतलब जब तक आप टाइम और नहीं ये देंगे तो ये समझ में नहीं आएगी। और ये सब सारी की वीथियों के अंदर यही है कि अगर आप थिएटर भी देखें, आप थिएटर बीच में छोड़ के चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ आपके साथ, आपको पता ही, वो एक्सपीरियंस आप ले ही नहीं पाएंगे जब तक आप वो लास्ट तक नहीं देखेंगे, जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, और तब आपको उसकी भाषा समझ में आएगी। और कई बार एक बार में नहीं आती, कई बार 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 देखना पड़ता है उस चीज को कि यार ऐसे कैसे मुझे ये पार्ट समझ में आए। जैसे अगर मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो शायद नेट की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए राहुल भाई का रुक गया है। तब तक मैं बता देता हूँ कि पेंटिंग कितनी जरूरी है थिएटर के लिए भी। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हमें सुबह हमारी पेंटिंग की क्लासेस होती हैं, और जब आप डिजाइनिंग लेते हैं तो आपको हर चीज बनाने के लिए सबसे पहले पेंटिंग का ही सहारा लेना है। अगर कॉस्ट्यूम कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, बैक स्टेज की जितनी भी चीजें हैं, उसमें आर्ट सबसे पहले आता है, क्योंकि आपको पहले स्केच आर्ट करके समझना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आर्ट, विजुअल, ये पेंटिंग्स बहुत जरूरी है। उसके बगैर, क्योंकि वो एक थॉट देता है जो, हाँ जी राहुल भाई आ गए हैं। हाँ, वो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो इंटरनेट ही नेट चला गया। भाई। तो बेसिकली वो जो जो भी चीज आप देखेंगे उसमें कोई चीज आपको पसंद आएगी। जैसे अगर मैं डिप्रेस हूँ किसी चीज से, तो मैं हमेशा ग्लूमी चीजें उसको वो पार्ट उठा के लेके आ जाऊंगा अपने पास, मैं बिल्कुल। उस चीजों पे वर्कआउट करने लग जाऊंगा। और मैं वो ब्राइट और वो उस तरह की चीजों को मैं उतना अब्जॉर्ब नहीं करूंगा, मेरे लिए वो उस समय वर्थलेस होगी। लेकिन अगर मेरा मूड थोड़ा जॉली नेचर है या कुछ ऐसे, मैं बहुत खुश हूँ उस मामले में, तो मैं चाहूंगा कि मैं ग्लूमी चीजें ना देखूं, मैं चाहूंगा कि मैं ब्राइट चीजें देखूं। तो ये जो लैंग्वेज है, वो आपको धीरे धीरे करके जितना आप काम देखेंगे उसमें समय बिताएंगे, तो आपको धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाती है। और ये हर इंसान के हिसाब से ना वो अलग अलग चीजों में आती हैं। कुछ लोग जो है, आप जैसे कोई किसी ने बनाया कि भाई एक परी बनाई उसने, तो उसको, और इतने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसने परी बनाई कि जो आदमी जिसका माइंड ट्रेंड है कि वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो बहुत प्लेफुल लगता है, उसको वो ड्राइंग दिखाई नहीं देगी, वो बोलेगा वाह 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 बहुत बढ़िया है, क्या अच्छा किया आपने। और मैं एक ड्राइंग बेस्ड आर्टिस्ट हूँ, मुझे ड्राइंग्स देखने की आदत है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट और क्या बोलते हैं उस तरह के कामों को उतना पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे सीधा सबसे पहले वो दिखाई देगा, अरे ये तो इसने परी बनाई है इसके अंदर, अच्छा इसने ड्राइंग को इस तरह से तोड़ा है कि यहाँ पे इसने इधर पैच लगाया है, इधर पैच लगाया है। अब दो लैंग्वेज जो है अगर दोनों हम डिस्कस करें, तो हम दोनों फिर कंप्लीट हो जाते हैं कि उसका एक लैंग्वेज मेरे पास आती है, मेरी लैंग्वेज उसके पास चली जाती है। इसलिए उस आर्टिस्ट से पूछना बहुत जरूरी है कि आपने ऐसा किया क्यों, आपने यूं ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों नहीं किया। तो वो कलाकार बताता है, अगर वो उतना उतना फाइन वो तरीके तो से। वो तो है, लेकिन पहले पहले तो हम 10 बार या 100 बार खुद से क्वेश्चन पूछ लें कि जो देख हम समझ भी पा रहे हैं या नहीं, उसको थोड़ा टाइम बिल्कुल, सब बिल्कुल। दें।
ये तो उसके बाद की बात है कि हम जाके उससे क्वेश्चन तब पूछेंगे जब हमने उतना टाइम दिया हो। हाँ, और अगर हुसैन जैसे कलाकार हो तो एक ही लाइन में आपको पूरी किताब मिल जाती है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में बताइए कि मतलब कैसे पेंटर अपनी जीविका चलाता है, पेंटिंग के बनस पर चला सकता है या नहीं चला सकता, कैसे ये संभव है या नहीं संभव है, क्योंकि मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता, आप बता सकते ये हैं। ये जब ये दौर चले थे ना, ये प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप वाले और उसके 1980 के स्वामीनाथन वाले, और उसके बाद भी एक दो ग्रुप आए थे, तो ये होता क्या था कि पार्डन्स हुआ करते थे उस टाइम पे कि वो आके कामों को देखा करते थे। एक एक भीड़ जरूर आती थी, एक लवर होते थे, एक अलग तरीके का एक मेरे ख्याल से एडुकेशन से भी उसका कनेक्शन है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे वो मेरे ख्याल से 10+2 के बाद ही नहीं निकल जाते थे। बहुत सारी चीजें पढ़ते भी रहते थे, चीजों को देखते भी रहते थे, और बहुत सारी चीजों में भटकाव भी नहीं था। जैसे अभी जिस तरह से आ गया है कि आप 100-150 चैनल देख सकते हो टीवी के ऊपर, तो आपको पता ही नहीं कौन से चैनल आपको, कौन सा न्यूज आपको कौन से चैनल मिला है या क्या आपने कहाँ देखा है। और टेक्स्ट का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये इसका पीक जो है वो 80s और 90s पे बहुत अच्छा था। हेलो हेलो। जी 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 जी, हाँ हाँ आ हाँ। गए। तो तीन तरह के वो हैं, क्या बोलते हैं, लेयर्स है पूरे वर्ल्ड में। एक होते हैं आपके इन्वेस्टर्स, एक होते हैं आपके बायर्स, और एक होते हैं आपके कलेक्टर्स। और इंडिया खास तौर पे जो इसकी स्थिति आज है, आज बहुत खराब स्थिति में है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस तरह से मदद नहीं कर पा रही है जिस तरह से जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह जो करता है। जैसे यही कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में आर्टिस्टों को एक भत्ता मिलता है कि वो अपना मिनिमम जो है वो काम शुरू कर सकेंगे। सारी सारी कंट्रीज में है वो कि प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज भी हैं। लेकिन यहाँ पे उस तरह की चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये कॉर्पोरेट्स उसके अंदर घुसे, वहां से चीजें डिटोरेट करनी शुरू हो। कोपोलाट घुसा, उसके बाद फिर ये एक और ग्रुप है, नवल तुली का एक ग्रुप आया, तो और सत्यम आया। सत्यम ने भी बहुत आर्ट के अंदर बहुत किया, तो वो 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़ ऐसे स्कैम्स हुए। और जो अर्थव्यवस्था उस समय, क्या ब्लैक मनी का दौर था, तो ब्लैक मनी जो है वो अधिकांश आर्टिस्टों के पास आती थी उसको वाइट करने के लिए। तो आर्टिस्टों के धंधे बहुत अच्छे चल रहे थे। तो उसमें ऐसे भी आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट नहीं थे और बिजनेसमैन बन गए थे, उन्होंने अपने बहुत अच्छे घर, बहुत सारी चीजें उन्होंने की। ये दौर खराब होने लगा जब कॉर्पोरेट्स ने इसको इस्तेमाल किया एज अ इंश्योरेंस एजेंसी। कुछ लोगों ने, जैसे कोपल ने क्या बोला था कि आप 50,000 का पेंटिंग अभी खरीद लो हम इससे, 2 साल के बाद वो 1 लाख रुपए की हो जाएगी। और जब 2005 के बाद जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, जब वर्ल्ड के बैंक्स जो हैं वो क्रम्बल करने लगे, तब यही जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, पेंटिंग्स ला ला के गैलरीज में दी कि हमारे तो 2 साल हो गया है ना, मेरे पास 5 काम है, तो लाओ पैसे। अब वो कैसे खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे गैलरीज जो हैं वो एक योजना के तौर पे नहीं बनाई जाती। यहाँ पे होता है कि किसी बिजनेस का लॉस दिखाने के लिए बनाई जाती है, कि किसी बिजनेस में मुझे फायदा हो रहा है तो मैं एक आर्ट का हब खोल लेता हूँ, और वो सारा पैसा जो है ना मैं यहाँ से ब्लैक का व्हाइट कर लूँ। और उसमें वो उधर भी लॉस दिखा रहा है, इधर भी लॉस दिखा रहा है, तो उसको तो हर जगह से गेन ही गेन है। और आर्टिस्ट इसमें हमेशा एक प्यादा की तरह रहा। चूंकि ये स्लो डाउन आने के बाद स्थिति ये हुई, क्योंकि मेरी एंट्री 2005 के बाद ही हुई, और मैं उस टाइम पे इंटर कर रहा था जिस समय इकोनॉमी जो है वो पीछे रिसीड कर रही थी, हम्म, तो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं हुआ। और अब जो है स्थिति ये है कि जो लोग 2005 या उससे पहले घुसे इस स्ट्रीमलाइन में, उनके लिए एक क्लाइंट बेस खुला हुआ है। हम्म, लेकिन जो अब नए जो आएंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कंटेम्पररी आर्टिस्टों को हमारे जो गैलरीज हैं
वो उस तरह से अपग्रेड नहीं कर रही हैं। उसका कारण है कि हमारे पास म्यूजियम्स की कमी है ना। हम क्योंकि हमारा जो रेगुलेशन है, जो प्राइस का रेगुलेशन है या सस्टेनेंस का रेगुलेशन है, वो बेसिकली म्यूजियम सस्टेन करता है। अगर म्यूजियम्स आपके काम खरीदते हैं, म्यूजियम्स आपको ऑक्शन में भेजते हैं, तब आपके कामों की वो दाम को हम स्टेबल कर सकते हैं। अगर गैलरीज आपके काम भेज खरीदता है और गैलरीज बेचता है, तो उसमें इतना वेरिएशन होता है कि वो काम, अगर मान लीजिए कि वो 5 लाख में बेच रहा है, वो आर्टिस्ट के पास आता है, तो आर्टिस्ट के पास उसको पता ही नहीं है कि उसके 5 लाख में बिक रहा है काम, क्योंकि वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं करता आपको। आपसे तो 50,000 में लिया उसने, वो आपको डिस्क्लोज ही नहीं करेगा मैं कितने में बेच रहा हूँ। तो मेरे 50,000 में भी वो 33%, अभी बीच में तो 50% हो गया था, तो वो आपसे उसमें से भी चार्ज कर रहा है, और वो 5 लाख का बेच रहा है। तो कोई बायर बोलता है कि यार इस आदमी का काम 5 लाख में बिक रहा है, तो मैं डायरेक्ट आर्टिस्ट से बात कर लेता हूँ, वो मेरे दोस्त का दोस्त है, उससे मैं बात कर लूंगा, तो मैं उसको 50,000 में दे रहा हूँ। तो सही। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो क्रैश कर जाता है, वो कहीं पर सस्टेन नहीं कर रहा। तो वो बोलेगा कि मैं फिर गैलरी से क्यों खरीदूं। फिर गैलरी वाला मेरे पे दबाव बनाएगा कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेरे थ्रू बेचना है। तो वो जो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि वो ये कमर्शियल होने में ये एक बड़ी मुसीबत है कि वो प्रेशर अगर आप उसमें कम कर जाते हैं तो आप बच जाते हैं, अगर आप कम नहीं करते हैं तो आपका 8 बच जाता है। मतलब अगर आपको अपने आप को बचाना है, पैसे वैसे आने चाहिए, तो आप गैलरी वाले को सुन लो कि भाई उनको दो, वो आपको 35-40 हजार 50,000 पर मंथ देते रहेंगे, जो भी है चलता रहेगा काम। लेकिन अगर आपको उनका नहीं सुनने हैं, तो आपका 8 बच जाएगा, लेकिन आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि आपको फिर जाना तो आपको मार्केट में ही है, क्लाइंट टोनी के पास है। और अनफॉर्चुनेटली ये होता है, और अभी और तादाद में हो रहा है, क्योंकि इनके पास वो बेस नहीं है। हमें म्यूजियम्स की बहुत जरूरत है, हमें गैलरीज की इतनी जरूरत नहीं है। और अगर गैलरीज सस्टेनेंस पे आती है, अगर किसी को सस्टेन करना चाहती है, तो उसको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना चाहिए, ना बशर्ते कि भाई इसका काम बिक रहा है तो हम इसके पीछे जाके इसके काम खरीद लेते हैं, वो पैसे दे दिए, वो अपना जिंदगी भर चला लेगा। आज की स्थिति में इतनी बुरी हालत है कि इतने सारे जॉब्स चले गए, इतनी सारी चीज चली गई। कलाकार जो है, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बेसिकली अब उन्होंने ठिए खोल लिए हैं, कोई रेडी लगा रहा है, और और उससे भी बुरी हालत जो ट्रेडिशनल कलाकारों की हो रही है। मतलब उनके पास कुछ सोर्स ही नहीं है, वो वैसे भी वो गरीब थे, उनसे 200 रुपए करके पेंटिंग्स ले जाते थे, और ये 500-500 डॉलर में बेचते थे। तो ये हमारी खुद की पॉलिसीज हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गैलरीज की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें हमें म्यूजियम्स की ज्यादा जरूरत है। हम्म। चलिए राहुल भाई, बहुत समय आपने दिया, बहुत बहुत हाँ, थैंक थैंक यू। यू राहुल भाई। और हम मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को मजा आया होगा आपसे बात करके, है ना। एक मुझे भी लगता है। नहीं नहीं, जरूर बस आया होगा उनको, है ना। एक अलग तरह से बात की हम लोगों ने, है ना, कि पेंटिंग कैसे आप जुड़े, कैसे आपने बनाई, कैसे आपने किया, और नई नई चीजों से कैसे जुड़ते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप हमारे थैंक साथ यू, आए थैंक यू। और थैंक बात यू की। गोविंद जी। फिर अगली बार किसी समय किसी मोड में मिलते हैं, फिर बातें करते हैं इसके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम। थैंक यू राहुल भाई, ठीक धन्यवाद। है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।